2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, क्यों नहीं आ पाए? कहा गया, लेकिन मेरा वो दिल नहीं मान रहा था। चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत लिखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा कि जनाब ये इलेक्शन ना करें। जब मैं एमएलए बना वो भी दांधली वाला ही था, जो नवाज शरीफ के साथ दांधली हुई थी। तो अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो हुई है उससे भी ज्यादा क्लासिकल तरीके से। दुनिया में ऐसा शानदार इलेक्शन नहीं दिखाया जा सकता। जिन बंदों को लोगों ने बिल्कुल नहीं वोट दिए उनको भी जनाब आपने 2/3 मेजोरिटी बना दी। इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक सूरत हाल बनी हुई है, लोग बहुत परेशान हैं, लोग मायूस हैं, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे, ताजर बरादरी नाराज है। ये तो खामी है, जो सेटअप चल रहा है वो तो आम आदमी के लिए बना भी नहीं। हमारा सियासी निज़ाम ही गलत है। हमारे अदालती निज़ाम में भी नक्श है। हाई कोर्ट के जज बनते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ताकत उनकी बहुत ज़्यादा होती है। मुस्तकबिल में हम आपको किस पार्टी में देख रहे हैं? लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ सब तो तरीके इंसाफ के साथ जाती हो रही है। तो बतौर लीडर मैं समझता हूँ कि इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर सियासतदान जलील अहमद शरकपुरी साहब मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये 2018 से 2022 तक MP रहे और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी समझे जाते थे। फिर इन्होंने मुस्लिम लीग नून से बगावत कर दी, पार्टी छोड़ दी। पार्टी इन्होंने क्यों छोड़ी, कैसे सियासत में आए, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि जलील अहमद शरकपुरी साहब कौन हैं, क्या बैकग्राउंड है, कैसे सियासत में आए? जी मैं ना, हमारा असल बैकग्राउंड तो हजूर आला हज़रत शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सदक़े की पहचान है और उनकी वजह से लोग प्यार करते हैं, वही हमारी पहचान है। और बाकी तो सियासत तो एक जब मिल के रहना है तो हर एक ने करनी है। अगर कोई ये कहता है कि मेरा सियासत से कुछ ताल्लुक़ नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कि उसकी खाम ख्याली है। कोई पकौड़े बेचता है, जूते गांठता है, या इमाम मस्जिद है, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है, सियासत से वो वरा नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग बात है कि वो खुद पार्लियामेंट में जाना या यूनियन काउंसिल में जाना जाए या ना जाए, वो एक अलग बात है। सियासत के अंदर तो रहना ही पड़ता है। तो बहरहाल मेरा जो पर्सनली सियासत के अंदर एंट्री है, मैं अपनी ज़ात को इतना शौकीन नहीं था कि मैं खुद सियासत में आऊँ और इलेक्शन लड़ूँ। मेरे बड़े भाई मियाँ सईद साहब मेरे से पहले 2 दफ़े MP रहे हैं, 2 इलेक्शन लड़े मेरे से कबल और दोनों में अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। और उनका ज़माना तालिब इल्मी से ज़ौक़ था और मेरा पर्सनल नहीं था। मैं ज़्यादा, मेरा मिजाज था तबलीगी कामों में और कारोबारी। अपनी जो वर्थ है वो कारोबार के ऊपर बनाएं, खाली चंदे के ऊपर हम ना सोचें कि मस्जिद कैसे बनानी है, चंदा इकट्ठा करें। मैं अपनी जेब से दे सकता हूँ तो वो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसलिए फिर मैं कारोबार के अंदर चला गया। अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में मैंने कारोबार किया, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में। एक्सपोर्ट का काम था, बहुत मैं ज़्यादा बिजी था। तो जब ग्रेजुएशन की पाबंदी लगी है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगाई, जो कि गलत थी। मैं तो इसको उस वक्त भी कहता था कि ये पाबंदी गैर अखलाकी और गैर कानूनी है, लेकिन अब चूँकि लगा दी है और मैं इसका बेनिफिशरी हूँ कि वो उस वजह से, जो कि मैंने मास्टर इकनॉमिक्स किया था शौक़ से, और अल्हम्दुलिल्लाह इकनॉमिक्स मुझे आती भी है। खाली ये नहीं कि जो वज़ीर ख़ज़ाना बन गया उसको बड़ा समझ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये गुमान है या गलतफहमी है कि किसी भी वज़ीर ख़ज़ाना से बेहतर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की या मौजूदा साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की, जो भी मतलब मैं चूँकि बजट जो देखता हूँ ना, मैं तो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे कौम ने, हमारे इलाके के दोस्तों ने मोहब्बत से ज़िला नाज़िम बना दिया, तो अपना बजट मैं खुद बनाता रहा हूँ। तो मेरे हाथ का बना हुआ बजट जो था वो पूरे पंजाब में नंबर 1 है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा, और पूरे पंजाब में उसे सर्कुलेट किया कि बजट बनाने का तरीका सीखना तो इससे सीखो। उसको तो नहीं पता था कि ये ज़िला नाज़िम ने खुद बनाया है, वो तो समझता था ये EDO फाइनेंस ने बनाया है। बनाया तो मेरा था। और DCO साहब वो सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आ गए कि देखें जी ये हमें नंबर मिल रहे हैं, मिलते तो आपकी हैं। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, जो मैंने अगर नेक नीति काम किया है उसको अप्रिसिएशन मिल रही है। और मैं हैरान भी हुआ कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ये काम किया तो ये इसको पूरे पंजाब में टॉप आ गया। तो फिर बाकी क्या तौबा रोज़ में चामे बैठे हुए हैं, बड़े CSS करके आते हैं, PCS करके आते हैं, 20वां ग्रेड, 22वां ग्रेड। तो ये ग्रेडों वाले क्या करते हैं? तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर ताज्जुब हुआ, साफ बात है। अच्छा, बहरहाल वो जो आपने स्टार्ट मेरा जो पूछा है, तो वो तो फिर जब ये ग्रेजुएशन की पाबंदी लगी तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मेरे मतलब बताया गया कि जो मियाँ सईद का जो भाई है वो इलेक्शन लड़ सकता है, तो उसको लेके आए। तो इस तरीके से मुझे कहा गया। शुरू में मैंने माजरत की कि
मेरे भाई का ज़ौक़ है, मैं सपोर्ट करूँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मैं पसंद करता था और शदीद मोहब्बत थी मियाँ साहब से। इस मोहब्बत की कोई ख़ास वजह थी? मोहब्बत की वजह ये थी कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो करीब से देखा, एक तो नमाजी थे, मतलब मैं करीब नहीं कभी गया था, लेकिन भाई चूँकि आते जाते थे तो रिलेशन तो था ना। और फिर हमारे घर के साथ भी उनकी पुरानी मोहब्बत थी। जब जुल्फ़िकार अली भट्टू ने पाबंदियाँ लगाई, ये नेशनलाइज की इंडस्ट्रीज़, तो इनके वालिद साहब, वालदा साहबा, वो शर्फ शरीफ आला के मज़ार पे दुआ के लिए आना जाना, वो एक उनके दिल में एक रिस्पेक्ट थी हमारे घर के साथ। तो एक रूहानी रिश्ता, बस कह लें कि उनके दिल में एक मोहब्बत थी, तो वो फिर हम भी महसूस करते थे यार ये बंदे पॉजिटिव माइंडेड हैं। और फिर जब उनके बारे में सुना कि वो नमाजी भी हैं, मैंने जब करीब से देखा सचमुच नमाजी थे, रेगुलर नमाजी थे। और फिर जब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े एक्सीलेंट काम किए। तो मुझे थोड़ा सा था कि यार नवाज शरीफ साहब एज ए पाकिस्तानी बेस्ट इनकी सोच है, तो मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं इलेक्शन ज़ौक़ नहीं रखता, जिसको मर्जी खड़ा कर दें। वो कहा नहीं नहीं। वो फिर नवाज शरीफ साहब की मुझे खुद कार आ गई। वो नवाज शरीफ साहब उस वक्त सऊदी अरब थे परवेज़ मुशर्रफ दौर में, तो उनको इन्होंने बताया होगा ना जी, वो हम कहते हैं वो मानता नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब की अपनी कॉल आ गई, ओ मियाँ साहब आपको हम खड़ा करना चाह रहे हैं और तुसी इनकार कर दियो। और मैं कह जी मेरा एक तो कुछ कारोबार है, मैनू इंटरनेशनल आना जाना पैंदा है, अगर मैं इस्लामाबाद आन जान लग पिया तो फिर मेरा कारोबार भी मुतासर होएगा, और फिर कुछ आस्थाने के बुजुर्गों के मजहबी मामलात मैं मशरूफ रहना। नहीं 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 नहीं, तुसी इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। मैं कह जी चलो फिर आपका हुक्म है तो मैं MP का लड़ लेता हूँ, जो लाहौर आना जाना तो मुश्किल नहीं है, इस्लामाबाद मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। नहीं नहीं, आपने MNA का इलेक्शन भी लड़ना है, MPA का भी लड़ना, दोनों टिकटें आपके पास है। तो वो मेरी एक फर्स्ट कॉल थी मियाँ साहब से, अचानक उनकी कॉल आई, तो मुझे उस बात का फ़ख्र भी था। और एक न्यू कमर आदमी को, यंग आदमी को यूँ एक इतना बड़ा आदमी कॉल करे तो एक बंदे को प्राउड तो फील होता है ना कि यार मुझे उन्होंने खुद कहा है। तो वो फिर दोस्त भाई कहने लगे, देखो मियाँ साहब आपको इतना कह रहे हैं तो आप हमें इनकार कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यार चलो फिर करते हैं। तो मैंने फिर अपना कारोबार सेक्रीफाई किया, जो मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ, और ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। मेरी महीने की उस वक्त एक्सपोर्ट जो थी, जब मैं MNA नहीं था, 1.5, 2, 3 लाख पाउंड की थी। ठीक हो गया, मेरी बैंक स्टेटमेंट मौजूद है। लेकिन जब मैं MNA बन गया तो मुझे समझ थी कि अब मैं टाइम नहीं दे सकता, मेरी गैर मौजूदगी में ये क्वालिटी प्रॉब्लम ना आए और ये गारमेंट्स में या जो एक्सपोर्ट में नुकसान ना हो जाए और मैं अपने माँ बाप को मकरूज ना कर दूं। तो मैंने अपने बिजनेस को 1/4 रिड्यूस कर दिया। ऐसे कोई नहीं करता कि यार इतना करो कि खुदा ना खाता लॉस हो जाए तो मैं बर्दाश्त कर सकूं। तो मैंने जहां 2.5-3 लाख पीस में एक्सपोर्ट करता था गारमेंट्स के, मैंने कहा 50,000 से ऊपर एक्सपोर्ट नहीं करनी। पहले मैं बड़े कारोबारी लोगों से करता था, अमेरिका में, इंग्लैंड में। फिर मैंने छोटे, जिनको पहले मैं इग्नोर करता था, उनसे ऑर्डर पकड़े और अपने स्टाफ को उनसे कोऑर्डिनेशन करा दी कि बस इनके साथ करना है और बड़े काम नहीं पकड़ने। तो यानी कि ऐसा सेक्रीफाई मैं नहीं समझता किसी ने और कभी किया हो। ये तो अजीब ही मामला सियासत में आए और अपना कारोबार रिड्यूस कर दे। सियासत में आते हैं कारोबार को इनहांस करने के लिए। आप कह रहे हैं कि मैंने सियासत में आया तो अपना कारोबार खुद गवाया। वही ना, मतलब लोग आते हैं इसकी। मुझे था यार अगर ये काम करना है तो फिर इधर मुझे टाइम देना है, फिर मैं अपने कारोबार को नहीं दे सकता, तो वो सेक्रीफाई करना पड़ा। मैंने किया। नवाज शरीफ साहब का हुक्म था कि आपने लड़ना है इलेक्शन, तो मैंने कहा तो ठीक है जी। फिर कारोबार को ठप किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरी चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड जरूर ले आऊँगा, क्योंकि आपने उचेचा इस मेरे ज़ाती मामला पर बात कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, या इमरान खान साहब हों, या और जितने भी बड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब काबिल एहतराम है, जितने भी बड़े हैं, किसी का शायद ये रिकॉर्ड नहीं होगा कि जिस दिन वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में गया है तो जाती 2 कानून उसने बदलने की तहरीक चला दी हो। 2002 की असम्बली का रिकॉर्ड आज भी गवाह है। सबसे पहली अमेंडमेंट मेरी है, और कदम रखते ही मैंने ये 2 अमेंडमेंटें फाइल कर दी कि ये कानून आपने सीधे करें भाई, ठीक है ना। और वो लॉ ब्रांच वाले बड़े हैरान होते थे। सर, चूँकि खान साहब से भी आपका ताल्लुक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी है, तो खान साहब के अंदर क्या ऐसी क्वालिटी लगी जो कहती है कि बहुत बेस्ट क्वालिटी है, ये किसी और में नहीं है? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मेन कायदीन है जो हमें नज़र आते हैं, बात तो उसके हिसाब से होती है ना जी।
तो बेशुमार बंदे होंगे जो खान साहब से भी आला होंगे, ये शायद मेरी नज़र में नहीं होंगे, लेकिन जो खान साहब की जो ख़ास बात जिसकी वजह से क्या नहीं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, वो तो ये है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात करते हैं वो दिल से करते हैं, और रियासत मदीना की बात करते हैं वो दिल से करते हैं, लेकिन आगे उसको बनाना कैसे है ये उनकी मिस्टेक्स हैं। और इसके ऊपर मैंने तो खैर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे पूरा उनसे सिटिंग की, मेरी बातें मानी भी उन्होंने, और उन्हें समझाया, अर्ज़ किया कि जनाब ये जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं इनको तो रियासत मदीना की समझ ही नहीं है। ये एक तरफ अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी वज़ीर थे कौन था जो रियासत मदीना को समझता था। मैंने कहा ये तो आपके साथ इसलिए हैं कि आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, आपकी वजह से वोट मिलेंगे, एमएनए बन जाएंगे, वज़ीर बन जाएंगे, असेंबली में आ जाएंगे, असेंबली में आ जाएंगे, तो आप रियासत मदीना के माहवार तो इकट्ठे करें। कहते बात तो आपकी सही है। उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद भी पास बैठे थे, आजकल तो किसी जनरल की सीट पे होंगे। तो मैं कहते फिर कैसे करना है। मैंने कहा सर आप जितने भी उलमा हैं जो असेंबलियों में नहीं जा सकते, जैसे स्पेशल सीटों पे औरतों को ले आते हैं कि इसलिए कि वो आम इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो इसी तरीके से उलमाए कराम भी जो हैं अहले सुन्नत, अहले तशी, अहले हदीस, जितने भी मकातब फ़िक्र हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते कि निज़ाम चलना चाहिए, वो एक 100 रुकनी आप एक मशावरती पैनल बना लें चारों सूबों से, तो जितनी भी असेंबली की कार्रवाई है उनके महाना एक मीटिंग करे और उनके सामने वो कार्रवाई रखी जाए। आपके बकौल आपने 2 दफ़ा जो है वो अपने कारोबार को सेक्रीफाई किया है, फिर 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ, फिर क्यों नहीं आ पाए और किस वजह से? देखिए मैं अभी फिर आपको लगता है कि वो धांधली वाला इलेक्शन था? कौन सा 2024 वाला? बिल्कुल सही इलेक्शन तो नहीं था इतना। जब मैं एमएलए बना वो भी धांधली वाला ही था, जो नवाज शरीफ के खिलाफ धांधली हुई थी। अच्छा। तो अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो हुई ये उससे भी ज्यादा क्लासिकल तरीके से हुई। अच्छा, ठीक है ना। और इसमें मैं एक नंबर जरूर दूंगा कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है ना। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इलेक्शन को लेके आना चाहिए। दुनिया में ऐसा शानदार इलेक्शन नहीं दिखाया जा सकता कि जिन बंदों को लोगों ने बिल्कुल नहीं वोट दिए उनको भी जनाब आपने और फिर 2/3 मेजॉरिटी बना दी। आपने क्यों नहीं लगी? आप भी तो हाँ, जीत सकते थे, लड़ा, आप भी असेंबली जा सकते थे, आपके पास एक सुनहरे मेरा मौका गुमान कह रहा था जी कुछ होने, और नहीं, आपको नहीं लगा कि मैं सीट जीत के चला? नहीं, मुझे कहा गया, लेकिन मेरा वो दिल नहीं मान रहा था। मैंने बाकायदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, मैंने चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत लिखा, मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा, आज भी मेरे पास रसीदें पड़ी हुई हैं। मैंने बाकायदा महकमा डाक से रसीदें वापसी ली प्रूफ रखने के लिए कि जनाब ये इलेक्शन ना कराएं, पहले इंतखाबी इस्लाहात कर लें और 2 साल एक्सटेंड कर दें पीरियड को, कोई अर्थ नहीं है। 2 साल आप ऊपर ले जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन 2 साल बाद इलेक्शन कराएं, फिर एक्सीलेंट इलेक्शन कराएं। जाहिर है वो फिर मेरी बात किसने माननी थी, किसने सुननी थी। तो जब मैं समझ रहा था कि इन्होंने गड़बड़ी करनी है और फ़ायदा होना कोई नहीं है, तो मैंने फिर सोचा ही नहीं है, गया ही नहीं है। ना मैंने कागज नहीं जमा कराए। अब आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? पार्टी के बगैर सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ है, और पार्टी के बगैर तो फिर आपके सामने बहुत नहीं सारी पार्टियां पाकिस्तान की पार्टियां हैं, जो है वो चल नहीं सकता। नहीं देखे ना, मैं इसमें मेरी थोड़ी सोच शुरू से डिफरेंट है। अगर मैं नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करता था तो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा पाकिस्तान के नायब सदर थे, और नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह करोड़ों रहमतें करें उनकी कब्र अतर पे, उन जैसा बंदा तो दुनिया में नज़र नहीं आता। मैं 3 बंदों को जिस नज़र से देखता हूँ ना, मौलाना नूरानी साहब को, मौलाना मौदूदी साहब को और जुल्फ़िकार की भट्टू को। इख्तलाफ रहे अपनी जगह पे है, लेकिन जब आप उनको शख्सियत को मापते हैं ना, तो मुझे दुनिया में मौदूदी साहब जैसा बंदा नहीं नजर आता, दुनिया में नूरानी साहब जैसा बंदा नजर नहीं आता, और दुनिया में जुल्फ़िकार की भट्टू जैसा बंदा भी नजर नहीं आता। बहुत बड़े लोग थे। तो लेकिन अब मुझे था कि जब मुझे ऑफर की गई इलेक्शन लड़ने की नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तो यही था कि मैं JUP के टिकट पे उनके साथ लड़ूंगा, क्योंकि नियाजी साहब के इत्तेहाद था नवाज शरीफ साहब से ना। मेरे भाई 2 दफा MP रहे हैं तो वो भी JUP के टिकट पे रहे। अच्छा। लेकिन इत्तेहाद नवाज शरीफ साहब से होता था। तो मैंने मुस्लिम लीग के दफ्तर में जब फॉर्म फिल करना था तो मैंने भाई को इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं JUP का फॉर्म नहीं भरूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा देखिए JUP हमारी मशहूर है अहले सुन्नत की जमात, लेकिन सियासत में मैं शिया सुन्नी वहाबी की तमीज़ जो है ठीक नहीं समझता, इवन कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की तमीज़ भी ठीक नहीं समझता। सियासत करनी है पाकिस्तान के लिए, और उसमें सामने क्रिश्चियन बैठा हो या कोई हिंदू बैठा हो या सिख बैठा हो,
और मुसलमान बैठा हो, हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक सबको इज्जत देनी है, सबको अमन देना, सबको इंसाफ देना है। तो मुस्लिम लीग एक स्टैंडर्ड पार्टी है, मैं मुस्लिम लीग का फॉर्म भरूंगा। तो मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर सियासी जमात में कदम रखा तो नून लीग में रखा। और फिर जब मियाँ साहब से इख्तलाफ हो गया कि ये मुकम्मा कहा कि सियासत बेनज़ीर साहब से शुरू कर ली इन्होंने, तो नवाज शरीफ साहब ये पटरी से उतर गए हैं, तो फिर मैं साइड पे हो गया। तो फिर तहरीक इंसाफ वाले उन्होंने चलो मोहब्बत से प्यार से साथ लगा लिया। और अभी फिर मैंने जब खान साहब ने ये कुछ सियासत इस तरीके से शुरू की जो कि गैर कानूनी भी थी, गैर मुनासिब भी थी, गैर अखलाकी भी थी, और मैं अपोज भी करता रहा, ज़ाहिर मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मैंने खान साहब को कहा था कि या तो आप मुल्क छोड़ दें या छुप जाएं मुल्ला उमर की तरह, या इमाम खमीनी की तरह मुल्क से बाहर चले जाएं। परवेज़ अली साहब ने बड़ा गुस्सा किया, कहने लगे आप कैसी बात करते हैं, खान साहब मुल्क छोड़ देंगे तो तहरीक कौन चलाएगा? मैंने कहा सर आप चलाएंगे, शाह कुरैशी सब चलाएंगे। तो बहरहाल वो जब चीज़ें ये 2 नंबरी ऐसी होनी शुरू हुई, गलत स्टाइल सियासत का, तो फिर मैंने किनारा कर लिया कि ये स्टाइल मैं तो नहीं इसको अफोर्ड करता। सर इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक सूरत हाल बनी हुई है, लोग बहुत परेशान हैं, लोग मायूस हैं, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे, ताजर बरादरी नाराज़ है, गरीब बंदा जो है वो पिस रहा है। इसके स्ट्रक्चर के पीछे क्या वजह है कि ये आम आदमी तक चीज़ें डिलीवर ही नहीं हो रही, आम आदमी के जो हालात ज़िंदगी हैं वो बेहतर ही नहीं हो रहे? देखियो अभी तो जो सेटअप चल रहा है वो तो आम आदमी के लिए बना भी नहीं, और आम आदमी ने बनाया भी नहीं, और आम आदमी का वो सोचेंगे भी नहीं। ये तो एक खामी है, और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई सर इस खामी की वजह पाकिस्तान क्या का है? सोचें, अवाम का सोचें, अपनी ज़ात का ना सोचें। इस खामी की वजह क्या है? क्या सियासतदान जब आते हैं क्योंकि इस खामी की वजह ये है हमारा सियासी निज़ाम ही गलत है, और जब सियासी कल्चर ही ठीक नहीं है तो फिर ऐसे ही होना है। सियासी कल्चर ठीक करने के लिए किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत है? नीयत की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ, सबसे पहले तो यह है कि वोट का हक जो है वो सब और राय लोगों को होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मुतनासिब नुमाइंदगी पे इलेक्शन होने चाहिए, और तीसरी ये है कि जब एमएनए को बन जाए तो कम से कम 6 वीक की उसकी तरबियत और ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं चाहते कलम पकड़ा दें उसको एमएनए की, ठीक है ना जी। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है। ऐसे हमारे अदालती निज़ाम में भी नक्स है, हाई कोर्ट के जज बनते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है ना, ताकत उनकी बहुत ज़्यादा होती है। एमएनए बनते हैं, बहुत ताकत है। आपको लगता है कि सबको जितने भी सियासतदान हैं उन सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत होती है। जब एक सीट आप दे रहे हैं, पटवारी को ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, एसी को, डीसी को ज़रूरत होती है ट्रेनिंग सबकी की। करवाती है, लेकिन सियासतदानों की क्यों नहीं होती? बस ये खामी है। ये तो मैं तो ये शुरू से इस चीज़ को ऊपर बोलता हूँ कि कम से कम मिनिमम 6 वीक की ट्रेनिंग तो एमएनए की करें। उनको आइन तो पढ़ाएं कि आइन है क्या, उनको ये समझाएं कि असेंबली के अंदर कार्रवाई कैसे करनी है, अगर किसी कानून में अमेंडमेंट करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है ना। वो तजर्बे के साथ साथ सीख जाए तो अलग बात है, लेकिन कुछ सिस्टम तो नहीं है, होना चाहिए। सर अभी ईरान इसराइल का जो इशू चल रहा है उस हवाले से जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा अच्छा रोल देखिए, इसमें जो शहबाज शरीफ साहब ने और आसिम मुनीर साहब ने जो स्ट्रगल की है, साफ बात है, काबिल सताइश है। मेरा तो दिल पर्सनल बड़ा इस पे खुश होता है कि अल्लाह ताला ने जी हमें इज़्ज़त दिया पाकिस्तान को, और ये क्रेडिट है शहबाज शरीफ साहब को, आसिम मुनीर साहब को। और मैं तो अगर आप इस बात को चला सकें तो ये मेरी कल भी बात है, कोई सियासी बात नहीं है, कि देखिए इंडिया के साथ जब जंग हुई तो आसिम मुनीर साहब को ताहयात एक इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट हमारी असम्बली ने दे दिया जंग जीतने की वजह से, और वो भी एक इज़्ज़त वाली बात थी। आज मैं समझता हूँ अगर ईरान और अमेरिका की सुलह सचमुच कराने में शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो जाते हैं और आलम इस्लाम को एक प्लेटफार्म पर ले आते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को ताहयात वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। असम्बलियाँ बदलती रहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को फिर ताहयात वज़ीर-ए-आज़म, मैं तो समझूंगा कि फिर उनको ये क्रेडिट देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की बात की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुक थे, तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो कौन अच्छा वज़ीर-ए-आज़म इन दोनों में से? देखें, नवाज शरीफ साहब से जो इख्तलाफ तो हुआ तो वसूली हुआ, जो पीपल्स पार्टी के साथ मुकमका किया, मुझे उस पर इख्तलाफ था और उसी वजह से मैं साइड पे हुआ, साफ बात, और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था।
लेकिन मैनेजमेंट जो थी वो नवाज शरीफ साहब की एक्सीलेंट थी, और शहबाज शरीफ साहब भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। और मैंने तो दोनों भाइयों को करीब से देखा है, शहबाज शरीफ साहब उनका बहुत एहतराम करते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के मशवरे के बगैर वो अगर कहे ना कि शहबाज शरीफ आज रात सोना नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब नहीं सोएंगे, मतलब कि बहुत बहुत एहतराम करते हैं। तो पॉलिसी उन्हीं की चल रही है। और नवाज शरीफ साहब को मैंने देखा था, वो अपने बाप की बहुत इज्जत करते थे। हरम शरीफ में मैंने देखा उन्हें, वो अपने होटल से मस्जिद शरीफ में जाने तक अपने वालिद साहब की व्हील चेयर खुद लेके जाते थे। हालांकि साथ कैप्टन सफदर भी होते थे, मुलाजिम भी होते थे, सरकारी प्रोटोकॉल के बंदे होते थे, लेकिन नहीं, अपने वालिद साहब की व्हील चेयर वो खुद घुमाते थे। तो ये चीज़ कुछ छोटी नहीं है, और उनकी बात भी हर बात मानते थे मियाँ शरीफ साहब की, और उन्हीं के मशवरे थे और तरबियत थी कि नवाज शरीफ साहब एक एक्सीलेंट वज़ीर आज़म बने। और आज भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से कर जाते हैं, लेकिन डरते डरते करते हैं, फॉलो नवाज शरीफ साहब की करते हैं। ठीक है, मुस्तकबिल में हम आपको किस पार्टी में देख रहे हैं? देखिए मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। अगर मैं कोई जिधर से भी जमात हो, नहीं हवाओं के साथ तो नहीं चले, आज तो मैं जिधर की हवाएं उधर तरीके इंसाफ के साथ जाती हो रही है, नहीं होनी चाहिए, बाकी हो रही है, बिल्कुल जाती हो रही है, गलत हो रहा है। और अगर मैं इन तमाम को एक तोलूं तो बतौर लीडर मैं समझता हूँ कि इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं है, लेकिन इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई पार्टी तो होती है ना कि मुस्तकबिल में मैं इस पार्टी, देखें कोई जरूरी, मेरी जो आप खुद पार्टी जो मेरी बनाएंगे, तलब है ना खुद वो बनाएंगे? पूरी नहीं हो रही। मेरी तलब ये है कि जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जितनी मजहबी सियासी जमातें हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो फिर मैं इनका वर्कर बन के चलने को तैयार हूँ।